रहीम साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहब, इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलियाई ढांचा पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वो कैसे नंबर वन हैं और उन्होंने कैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं और बाकी गेम्स में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। वहाँ अगर आप देखें तो आपको एक परफेक्ट निज़ाम नज़र आता है और उस निज़ाम के ज़रिए वो आगे बढ़ते हैं। सिफारिशें वहाँ नहीं चलती, वहाँ कारकर्दगी और महारत काम देती है। फिर उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मार्कवा और स्टीवा, उनके ये दोनों जुड़वा भाई थे। मार्कवा बहुत अच्छे बॉलर थे और स्टीवा ऑलराउंडर थे। जब स्टीवा आए थे तो लोगों ने उनको इतनी अहमियत ना दी, लेकिन स्टीवा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इतना मुनज़्ज़म कर लिया, अपने आप को इतना माहिर साबित किया कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना लोहा मनवा गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1987 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल लाहौर में हो रहा था, तो उन्होंने यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले खेलते हुए 269 रन बनाए, 68 रन बनाए थे, जिसमें डेविड वून ओपनर थे जिन्होंने 75 रन बनाए थे। बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और मार्क वा ने स्टीव वा ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सलीम मलिक को सलीम जाफर को, जो बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर थे, 3 छक्के जड़ दिए। और जब पाकिस्तान बाद में बैटिंग कर रहा था तो यकीन करें पाकिस्तान 250 पे आउट हुआ या इतने रन बनाने में कामयाब हुआ, और वही 18 रन जो स्टीवा ने बनाए थे वही उनकी जीत का सबब बन गए। तो मुझे बाद में पता चला कि उनका एक निज़ाम होता है कि जो सीनियर खिलाड़ी होता है उसके बैकअप के लिए 5 साल कबल जब उसने रिटायर होना होता है, उस वक्त 5 साल पहले उसका पेश रहो या उसका नेमुल बदल जो होता है, उसके पीछे आने वाला होता है, उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आउट लाइन से आउट हो और ये उसकी जगह ले ले। और वाकई लोग कहते थे कि स्टीवा के जाने के बाद उनको इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल सकेगा, लेकिन जो ही वो रिटायर हुए तो सिल्वेस्टर क्लार्क उनके लिए नेमत उज़्मा साबित हुए। बिल्कुल वैसी सलाहियतें थीं, बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग भी कर लेते थे और बेहतरीन किस्म की उनकी कीपिंग थी। और इस तरह उनकी टीम बड़ी मुनज़्ज़म है। मैंने उनके खिलाड़ियों ग्रेग चैपल को खेलते हुए देखा, आप हैरान होंगे। हमारे यहाँ तो खिलाड़ी तरसते रहते हैं खेलने को, और अगर कोई खेलना शुरू कर दे तो फिर उससे बाज़ दफ़ा मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाना पड़ती है। लेकिन उनका एक तयशुदा फार्मूला होता है कि इसने जी इतने साल खेलना है और भरपूर खेलना है, और वो जान लड़ा के खेलते हैं। ये अयन चेपल, अयान चेपल जिसको आप कहते हैं, और बेहतरीन कमेंटेटर हैं, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। फिर उनसे छोटे ग्रेग चैपल जब आए थे तो उन्होंने सेंचुरी से आगाज किया था और 150 क्रिकेट मैच, टेस्ट क्रिकेट मैच खेल के जब वो रिटायर हुए तो उस रोज भी उन्होंने 150 रन बनाया था। बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, तो उसने कहा कि मर्दों का एक ही फैसला होता है और मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं 1000 रन की इनिंग्स भी खेलता तो मैंने आज रिटायर हो जाना था। और याद रहे कि इनका तीसरा भाई ट्रेवर चैपल भी बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो फैसलाबाद में मैच था और ज़ियाउल हक भी क्रिकेट का शौकीन था।
उसने जो है काबीना का इजलास जारी था और छोटा सा कैमरा रखा हुआ था, मोबाइल अपना टीवी रखा हुआ था, और वो उसकी बैटिंग की झलकियां देख रहा था। वो बाद में ट्रेवर चैपल से मिले और दाद दी कि आप नौजवान हैं और आप ऐसे एक्यूरेट शॉट खेलते हैं कि मैं सीनियर से भी तवक्कुर नहीं रखता। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। वहाँ के आप वो खेल को इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। वहाँ अक्सर स्टेडियम में सीढ़ियाँ नहीं बनी होती, इनक्लोजर नहीं बने होते। बस वो मिट्टी तरतीब दे के ऊपर घास लगी होती है और खिलाड़ी वहाँ बैठ के इजी हो के मैच देखते हैं फैमिलियों समेत। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई माल्टे खा रहा है, कोई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा होता है। और वहाँ कबूतर भी बड़े मानहूस है, जब मैच हो रहा होता है तो गेंद उनकी तरफ आता है तो फिर वो उड़ते हैं और तमाशाई भी शोर मचाते हैं। तो वो कबूतर भी आदी हो चुके हैं मैच देखने के, और इस रश में वो बैठ के इंजॉय करते हैं। तो मैं बात कर रहा था उनके खिलाड़ियों की कि वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस। अजीब तरीके से गेंद को फेंकते हैं, कभी इधर से फेंकते हैं, कभी इधर से फेंकते हैं, कभी इधर से फेंकते हैं, कभी उल्टे हाथ से फेंकते हैं, और सामने खिलाड़ियों की कतार खड़ी होती है और वो उसको कैच को नीचे नहीं गिरने देते। मुझे अच्छी तरह याद है हैदराबाद में मैच हो रहा था, तो एलन बॉर्डर उनके जो टेस्ट कप्तान थे और उनकी क़यादत में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। ग़الباً 2 वर्ल्ड कप उनकी क़यादत में जीते थे। तो उन्होंने 5 कैच पकड़े, तो कमेंटेटर बार-बार कह रहे थे कि कैचेस विन मैचेस, कैचेस से मैच जीते जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ आप देख लें कि आसान गेंद आपकी तरफ आ रहा होता है और आप छोड़ देते हैं। पिछले मैच में आप देखें कि मिचेल मार्श का कैच अब्दुल्ला शफीक से छूटा। उस वक्त वो ग़ालिबन 17 या 26 रन पे खेल रहे थे और कैच छूटने के बाद उन्होंने 96 रन की भरपूर इनिंग्स खेली और पाकिस्तान 79 रन से वो मैच हारा। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने आखिरी मैच 1995 में वसीम अकरम की क़यादत में वहाँ खेला था, और अब सुनहरी मौका था जो ज़ाय कर दिया गया। मुझे खुशी है कि अब जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की बॉलिंग उनकी 20 विकेटें गिरा सकती है। कल भी उनकी टीम ने आज बल्कि उनकी टीम ने 259 या 299 रन बनाए और आउट हो गई। तो ये वैसे तो अच्छी टीमों का स्कोर इतना ही होता है, फाइटिंग स्कोर, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिससे आप किसी किस्म की तवक्को नहीं रखते, वो अगर इतने कम स्कोर पर उनको आउट करती है तो फिर हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाती है। हमारे पास वो खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं जो विकेट पे ठहर सके। मुझे आज भी पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद का वो रिकॉर्ड याद आता है, जब वो 16 घंटे और 10 मिनट क्रीज पे ठहरे थे और 337 रन बना के वो बाहर आए थे। तो विकेट पे ठहरना टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी की शान होती है। पुराने ज़माने में जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, मुझे अच्छी तरह याद है कराची टेस्ट में नई नई जब 1981 में श्रीलंका की टीम आई थी, तो इब्तदाई खिलाड़ी बड़ी जल्दी आउट हो गए थे, दोनों ओपनर। तो पाकिस्तान ने सलीम मलिक और जावेद मियांदाद को भेजा, तो जावेद मियांदाद और सलीम मलिक ने 110 रन की पार्टनरशिप दी, तो उसके बाद फिर मैच खेलना और जीतना आसान हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के और बहुत से अच्छे खिलाड़ी थे, किम ह्यूज बहुत अच्छे थे, फिर अपना मार्क
विली बहुत अच्छे थे। फिर डेनिस लिली उनके बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। फिर अपना रिकी पॉन्टिंग उनके बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनका एक मुनज़्ज़म निज़ाम है और उसके मुताबिक वो पहले क्लब क्रिकेट पर पूरी तवज्जो देते हैं। जब वहाँ से खिलाड़ी मैच्योर होता है, उसमें कोई जान पैदा होती है, तो फिर उनको बड़े इब्तदाई 3 रोज़ा मैचों में जगह दी जाती है जब मुख्तलिफ टीमें जाती हैं। जब वहाँ वो उनको खेल के एतमाद आता है, तो फिर उनको वनडे मैच या T20 मैच खिलाया जाता है, जो भी उसकी सलाहियत होती है। और जो भी उनको जौहर काबिल नज़र आए उसको जाने नहीं देते। आप देखिए कि उस्मान ख्वाजा ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन वहाँ जा खेलना शुरू किया, जो वहीं पैदा हुए, और आज वो उनकी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी है। फिर उनका निज़ाम ऐसा है, आपने इमरान ताहिर का नाम सुना होगा, जो अब्दुल कादिर के शागिर्द थे, और जनूबी अफ्रीका में उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने शर्त आयद कर दी कि हम शादी इस सूरत में करेंगे कि आप हमारी तरफ से क्रिकेट खेलेंगे। तो उसने अब्दुल कादिर से मशवरा किया। उन्होंने कहा देख लें, अगर पाकिस्तान आपको मौका नहीं देता तो आप उधर चले जाएं। तो उसने खेलना शुरू किया, और इमरान ताहिर की घूमती हुई गेंदों को खेलना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना आज से 20 साल पहले खेलना मुश्किल था। तो आप ये ज़हन में रखिए कि हमारे यहाँ तो खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने 2017 में इमरान ताहिर से कहा कि 2019 का जब वर्ल्ड कप आएगा तो आपने पहला ओवर करना है। स्लो बॉलर हैं और एतमाद इतना कि आप पहला ओवर करेंगे। जब खिलाड़ी को पता हो कि मैंने इतना अरसा खेलना है, मुझे इतने साल के लिए इन्होंने टीम में शामिल किया है, तो फिर खिलाड़ी तसलसल के साथ खेलता है। जबकि हमारे यहाँ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। तो मैं बरतानवी ढांचे की बात कर रहा था कि वो बुनियादी ढांचे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। खिलाड़ियों की इब्तिदा में सलाहियतों को निखारा जाता है, तलाश किया जाता है, निखारा जाता है, फिर पॉलिश किया जाता है, फिर उनको मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, और जो उन मौक़े में पूरा उतरता है, कुंदन बन के निकलता है, उनको टीम में जगह देते हैं। वहाँ इतना हा-हू नहीं होती। अब आप देखें, वो वर्ल्ड कप जीत के वापस गई है टीम, तो वो तस्वीर आई कि उनके कप्तान गालिबन कमिंग हैं, तो वो खुद एयरपोर्ट से अपना सामान उठा के बाहर जा रहे होते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो शहर की फूल की रेहड़ियों से फूल ख़त्म हो जाते हैं, और 15-20 ढोल वाले होते हैं, खुली कार पे या तांगे पे उनको शहर लाया जाता है। उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम पता नहीं क्या से क्या हो गए हैं। नहीं, हौसले और तदब्बर से, क्योंकि उन्होंने बहुत से और खेलों में भी तमगे देखे हैं, बहुत से और खेलों में भी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। क्रिकेट की उनकी टीम है, हॉकी की टीम है, एथलेटिक्स के उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक्स में अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो हमें इन लोगों की कॉपी करनी चाहिए, हमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की कॉपी करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं, बगैर प्रैक्टिस के यहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। तो साहिबो, ये मुख्तसर सा जायज़ा मैंने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट ढांचे का आपके सामने पेश रखा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं कि वहाँ बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ रेत ही रेत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप शायद वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि रेत में सांप आसानी से अपना बिल बना लेते हैं। तो मुख्तलिफ रियासतों में स्टेडियम मौजूद हैं, लेकिन वो एक बात तय है कि वो तवातर से प्रैक्टिस करते हैं। सुबह के टाइम, शाम के टाइम,
اور ہمارے ہاں یہ مواقع ہوں بھی تو ہمارے کھلاڑی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہمارے ہاں نظام اتنا ناقص ہے کہ کوئی بھی چور دروازے سے آتا ہے اور ٹیم کا ممبر ہی نہیں کپتان بن جاتا ہے، اور ہمارے پاس بیسیوں دلائل ہوتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور ہم اچھے اچھے کھلاڑیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آسٹریلیا کی آپ کیا بات کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1982 میں پاکستان کی ٹیم وہاں گئی تو بارش شروع ہو گئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو اگلے ٹور سے پہلے انہوں نے گراؤنڈ میں ایسا نظام متعارف کرایا کہ ایک ایسا جہاز تیار کرایا جس کے پروں میں ریت بھر دی جاتی تھی، اور وہ نچلی پرواز سے چکر لگا رہا ہوتا تھا اور ریت بکھیر رہا ہوتا تھا۔ ریت کے بکھرنے سے پانی جلدی چوس لیتی تھی، اور کھیل گراؤنڈ کے قابل کھیل یا گراؤنڈ کھیل کے قابل ہو جاتا تھا، اور وہاں کھیل ممکن ہوتے تھے۔ اور آسٹریلیا وہ واحد ملک ہے جہاں ٹین کا بنا ہوا ایک اسٹیڈیم موجود ہے، اور بڑا بلند اسٹیڈیم بنایا گیا ہے کہ اگر چھکا بھی لگے تو اندازہ ہو سکے کہ واقعی چھکا لگ گیا ہے، اتنا بلند ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہت سے وسائل مہیا کرتے ہیں، اور وہاں کھلاڑیوں کو سہولیات دی جاتی ہیں، اور وہ ان سہولیات کی موجودگی میں بڑی بے فکری سے گھر والوں کے اخراجات نکلتے ہیں ان وظائف سے جو ان کو بورڈ کی طرف سے ملتے ہیں، تو وہ بے فکری سے اپنا کھیل جاری رکھتے ہیں۔ فارغ دنوں میں صبح و شام پریکٹس ہوتی ہے، اور پریکٹس جب انسان کرتا ہے تو پھر اپنا پریکٹس سے کھیل میں نکھار آتا ہے، اور گیند پہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، گیند نگاہوں میں ٹکتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو صاحبو یہ مختصر سی معلومات تھیں جو میں نے آسٹریلوی بہترین ڈھانچہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہاں آپ دیکھیے یہ کچھ کھلاڑی ہیں، یہ وارن ہیں اور سمتھ ہیں، یہ عرصہ 15 20 سال سے مسلسل کھیلے جا رہے ہیں، اور ٹیم کو جتوانے کا گر ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قومیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ بورڈز ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو صاحبو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے ارباب کرکٹ کے ارباب اختیارات ان کو کاپی کرتے ہوئے پاکستان میں بھی ایسی تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوں، تاکہ پاکستان کی کرکٹ ختم ہونے نہ پائے۔ صحیح بات ہے کہ جو صورتحال ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ والسلام۔